Hello everyone. Today we are going to discuss some important conceptual things that every student must know. हमने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से स्टूडेंट्स इसको लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं कि फॉल्ट एनालिसिस में हम कुछ इम्पोर्टेंट अजम्पशंस लेते हैं, वो उसका मतलब क्या है और वो क्यों ले लेते हैं हम. ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे और हमारा डिस्कशन ऑफ टॉपिक है व्हाई डू वी अज्यूम प्री फॉल्ट सिस्टम एट नो लोड. आप आगे भी हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि ये अजम्पशंस हम लोग हमेशा यूज करते हैं. लोडेड कंडीशन को हम लोग एनालाइज नहीं करते हैं. ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नो लोड सिस्टम को ही अज्यूम किया जाता है एट द टाइम ऑफ फॉल्ट. ठीक है. एंड सेकंड अजम्पशंस है नेग्लेक्ट ऑल द स्टैटिक लोड्स. है ना, जितने भी स्टैटिक लोड हैं उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं और प्री फॉल्ट सिस्टम एट नो लोड. तो क्या है ये हम लोग देखते हैं आज. अब देखिए, अगर हम फर्स्ट अजम्पशन की बात करें, प्री फॉल्ट सिस्टम एट नो लोड, इसका क्या मतलब है. सबसे पहले तो प्री फॉल्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ. प्री फॉल्ट सिस्टम मीन्स सिस्टम बिफोर अकरेंस ऑफ फॉल्ट. ये मतलब होता है प्री फॉल्ट का, है ना. और नो लोड का मतलब हो गया कि वो लोड से कनेक्टेड नहीं है, है ना. नो लोड मीन्स नो लोड इज कनेक्टेड टू दिस पावर सिस्टम. और नो लोड का मतलब क्या होता है, जो करंट होता है ना, आई, वो जीरो होता है. नो लोड पे जो लोड करंट होगा, लोड करंट वो जीरो होगा. ठीक है. तो ये अजम्पशन हम लोग यूज करते हैं. अब क्यों यूज करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं. एज वी नो, क्या जानते हैं आप कि जब भी फॉल्ट होता है पावर सिस्टम में कहीं पे, व्हेन फॉल्ट अकर्स ऑन पावर सिस्टम समवेयर, कहीं पे भी पावर सिस्टम में अगर फॉल्ट होता है, देन वोल्टेज लेवल एट each bus of the power system decreases. है ना. पावर सिस्टम का जो हर एक बस है, उस बस का वोल्टेज लेवल पहले से घटा हुआ मिलेगा, है ना. और जिस पॉइंट पे फॉल्ट होता है उस पॉइंट का वोल्टेज लेवल तो बिल्कुल ही डीप करके और बहुत ही कम हो जाता है. इवन अगर सॉलिड फॉल्ट हो रहा है वहाँ पे, तो वोल्टेज वहाँ पे जीरो हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट. ठीक है. तो पावर सिस्टम में जो वोल्टेज लेवल है ईच बस का, वो डिक्रीज होके बहुत ही लो वैल्यू हो जाता है. डिक्रीजेज टू लो वैल्यू. ठीक है. अब जब वोल्टेज ही हर जगह डिक्रीज हो गया, इट मीन्स करंट drawn by load will also be reduced to a very low value with respect to fault current. लो एंड हाई वैल्यू हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं. ऐसे ही लो और हाई कुछ नहीं होता है.
इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए एम्पियर इज लार्ज वैल्यू, ठीक है, बट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एम्पियर इज लो वैल्यू इन एम्पियर। उसी तरह से ये जो वोल्टेज के डीप होने से जो करंट घटा है थ्रू लोड, उस करंट का वैल्यू कम हुआ है उस किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कह रहे हैं, फॉल्ट करंट के रिस्पेक्ट में। विथ रिस्पेक्ट टू फॉल्ट करंट, बिकॉज फॉल्ट करंट कितना होता है, 10 to 20 टाइम्स रेटेड करंट, और यू कैन से 10 to 20 पर यूनिट, दोनों सेम ही चीज़ है ना। जो फुल लोड करंट होता है, नॉर्मल फ्लो ऑफ करंट, जिस समय फुल लोड पे कनेक्टेड है सिस्टम, उस समय जो करंट फ्लो होता है उसका 10 to 20 टाइम्स होता है फॉल्ट करंट। तो आप सोच सकते हैं कि वोल्टेज भी डीप कर गया तो करंट और घट जाएगा, है ना। तो घटेगा तो वो फॉल्ट करंट के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई we assume pre-fault current, जिसको अगर हम I नॉट कहें, इज इक्वल टू 0, है ना। इसको हम लोग 0 ही कंसीडर कर लेते हैं। तो एक तो कारण ये हो गया कि प्री फॉल्ट सिस्टम को नो लोड पे कंसीडर करते हैं। नो लोड मीन्स यही है प्री फॉल्ट करंट 0, है ना, मीन्स नो लोड। इसका मतलब यही हुआ, नो लोड। अब जैसे देखिए, अगर हम फॉर सिंपल जनरेटर की बात करें ऑन पावर सिस्टम, अगर हम सिर्फ एक जनरेटर की बात करें तो क्या हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, ठीक है। ये है बस, है ना, ये बस है, ये है E G और ये है J X G समथिंग, ठीक है। यही वो पॉइंट है सपोज जहाँ पे फॉल्ट आना है ना। ये है फॉल्ट पॉइंट, सपोज कर रहे हैं ऐसा हम फॉर एग्जांपल। तो हमने यही कहा कि सिस्टम एट प्री फॉल्ट कंडीशन नो लोड पे कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ये है, ये कौन सा करंट है हमारा, प्री फॉल्ट करंट। फॉल्ट अभी नहीं हुआ है ना, तब का हमें डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर फॉल्ट आई नॉट इक्वल टू 0 है। तो बताइए, आई नॉट अगर 0 है और ये वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है, दिस इज योर VT, सपोज दिस इज योर टर्मिनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर, और दिस इज बस वोल्टेज टू विच दिस जनरेटर इज कनेक्टेड। दोनों एक ही बात है ना, ठीक है। तो अब बताइए, जब करंट ही 0 इसमें है, यू कैन से EG इज इक्वल टू VT, क्योंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप तो होगा नहीं, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, V इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा। तो जो भी वोल्टेज इस पॉइंट का है वही वोल्टेज इस पॉइंट का हो जाएगा। ये नेटवर्क एनालिसिस से आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा वोल्टेज, और ये वोल्टेज क्या है, जनरेटेड EMF, है ना, ये है जनरेटेड EMF। एंड इफ बेस वोल्टेज is selected
सच दैट VT जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 1 पर यूनिट के बराबर हो जाए, है ना, जो जनरली होगा। आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे या जो भी आपका सिस्टम रहेगा उस पे ये कंडीशन ऑलवेज आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये मिलेगा आपको देखने को। अगर VT 1 पर यूनिट है सो EG विल ऑल्सो बी 1 एंगल 0, ठीक है। इसीलिए हम हर एक जहाँ पे भी इंड्यूस्ड EMF है या फॉर सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर बैक EMF है, वो सारे EMF को हम लोग 1 एंगल 0 से रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्टली। ऐसा किस लिए कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने एज्यूम किया है सिस्टम एट नो लोड बिफोर द फॉल्ट। समझ गए? तो अब डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जनरेटर या मोटर के लिए, ठीक है। है ना, ये किसके लिए रहेगा? फॉर ऑल जनरेटर एंड मोटर्स, ठीक है। और 1 पर यूनिट का मतलब क्या है? रेटेड क्वांटिटी, रेटेड वैल्यू ऑफ, या रेटेड वैल्यू आप कहिए, चाहे करंट हो, वोल्टेज हो, पावर हो, जो भी है, 1 पर यूनिट मीन्स ए रेटेड वैल्यू, है ना। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो भी वोल्टेज है सिस्टम का, वो सारा वोल्टेज एट नो लोड होने की वजह से क्या हो जाता है? 1 पर यूनिट ऑटोमेटिकली बन जाता है ना। बिकॉज ऑफ प्री फॉल्ट कंडीशन एट नो लोड, ऑल द वोल्टेजेस कितना हो जाता है? 1 एंगल 0 डिग्री, है ना। कौन सा वोल्टेज की बात कर रहे हैं? EMF, ठीक है। 1 एंगल 0 डिग्री हो जाता है, और ये 1 का मतलब हो गया रेटेड वैल्यू। सो यू कैन से यू विल गेट द मैक्सिमम फॉल्ट करेंट फॉर दिस कंडीशन, है ना। क्योंकि अगर अब आप इसको अगर देखें, इस सिस्टम को अगर देखें आप, ये जो सिस्टम था, है ना, ये सिस्टम था और यहाँ पे फॉल्ट आ गया, सपोज अब यहाँ पे फॉल्ट आ गया, है ना। तो फॉल्ट आने के बाद इसमें जो करंट फ्लो होगा IF करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो आफ्टर फॉल्ट क्या हो रहा है? फॉल्ट होने के बाद IF इज इक्वल टू EG बाई JXG, है ना। और EG का वैल्यू कितना आपने फाइंड किया है? बिकॉज ऑफ प्री फॉल्ट सिस्टम एट नो लोड 1 एंगल 0, है ना। तो फॉल्ट के बाद अब ये कंडीशन नहीं रहेगा हमारा, है ना। अब ये हो गया IF और ये हो गया पोस्ट फॉल्ट करंट। पोस्ट फॉल्ट मीन्स फॉल्ट होने के बाद। सो 1 एंगल 0 डिवाइडेड बाई JXG, और 1 का मतलब रेटेड वैल्यू। सो यू विल गेट मैक्सिमम फॉल्ट करेंट इन दिस केस, है ना। सो वी कैन कैलकुलेट maximum fault current for worst case
सिनारियो। और वर्स्ट केस का मतलब वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है वो जितना ज़्यादा होगा करंट का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो वर्स्ट केस सिनारियो का मतलब जब हम रेटेड वैल्यू यहाँ पे एज्यूम करेंगे तो करंट का वैल्यू, फॉल्ट करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा आपको, ठीक है। सो टू गेट वर्क टू एनालाइज टू एज्यूम वर्स्ट केस सिचुएशन, ये जो नो लोड कंडीशन प्री फॉल्ट कंडीशन एट नो लोड है, वो ये वर्स्ट केस कंडीशन को भी फॉलो करता है, समझ गए। तो ये है हमारा सिचुएशन कि जब हम सिस्टम को कंसीडर करते हैं नो लोड बिफोर द फॉल्ट, राइट। अब सेकेंड जो केस है हमारा, सेकेंड केस वो क्या है, स्टैटिक लोड के बारे में, ठीक है। तो स्टैटिक लोड के बारे में कहा जा रहा है कि जितने भी स्टैटिक लोड्स हैं उसको आपको नेग्लेक्ट करना है ना। नेग्लेक्ट ऑल द स्टैटिक लोड्स। अब स्टैटिक लोड का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक लोड कंटेनिंग R and L generally without any moving system, है ना। मूविंग सिस्टम जिसमें ना हो, ठीक है। लाइक इंडक्शन मोटर, वो भी एक आरएल लोड है लेकिन वो मूविंग सिस्टम है, तो उसको हम लोग स्टैटिक लोड नहीं कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लाइटिंग को ले सकते हैं, है ना। लाइटिंग, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं लाइक फ्रिज हो गया, है ना। इवन एसी को भी कंसीडर कर सकते हैं आप, ठीक है। हीटर, ये सब क्या है, स्टैटिक लोड है, ठीक है। इसको आपको नेग्लेक्ट करना है ना। इसके साथ साथ एक और हम यहां पे ऐड करेंगे, प्लस इंडक्शन मोटर लेस देन 50 HP, है ना। ये स्टैटिक लोड नहीं है, इंडक्शन मोटर इज नॉट ए स्टैटिक लोड, बट स्टैटिक लोड के साथ साथ ये जो मोटर है, ये लोड है, इन दोनों के बारे में हम कह रहे हैं कि ये दोनों को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वी कैन नेग्लेक्ट a static load plus induction motor 50 HP generally, है ना। मतलब स्मॉल जो इंडक्शन मोटर्स हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। अब देखिए क्यों हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। हम लोग सिस्टम में फॉल्ट जहां पे हो रहा है ना, तो सिस्टम में उसी लोड को कंसीडर करेंगे जो लोड क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन अपना देगा इन फॉल्ट करेंट, उसी लोड को हम बस कंसीडर करेंगे, समझ गए। तो एक लाइन में इसको आप समझ लीजिए ऐसा, इन द पावर सिस्टम fault analysis only those load can be considered whose
contribution in fault current is significant. समझ गए? जिस लोड का कंट्रीब्यूशन फॉल्ट करंट में कुछ एडिशन करता है, मैटर करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, उसी लोड को हम बस कंसीडर करेंगे और दूसरे लोड को हम कंसीडर नहीं करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल लाइटिंग लोड है ना, जो स्टैटिक टाइप का है. आफ्टर फॉल्ट होने के बाद क्या ये सब जो लोड है, लाइटिंग लोड या हीटर या जो रेफ्रिजरेटर है, ये कुछ कंट्रीब्यूट करेगा क्या फॉल्ट में? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही फॉल्ट आएगा कि सिस्टम पे, ये सब लोड बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहेंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे ये लोड, है ना. सो आफ्टर फॉल्ट स्टैटिक लोड static loads do not have any contribution in fault current. समझ गए? फॉल्ट करंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इन सब स्टैटिक लोड का. अच्छा, अब हम इंडक्शन मोटर की बात करें. इंडक्शन मोटर अगर लेस देन 50 HP का है तो इसका कंट्रीब्यूशन इन फॉल्ट करंट इज वेरी लो और वेरी स्मॉल एंड that too for very short time. बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए इसका कंट्रीब्यूशन होता है फॉल्ट करंट में, वो भी बहुत ही स्मॉल वैल्यू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? फॉल्ट करंट. ठीक है. सो these loads can be neglected. ठीक है. तो हम लोग किसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं? लार्ज इंडक्शन मोटर जो 3 फेज का है और ग्रेटर देन 50 HP का मोटर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. इसका कंट्रीब्यूशन होगा सिस्टम में. प्लस सिंक्रोनस मोटर, है ना, सिंक्रोनस मोटर का बिल्कुल ही सिग्निफिकेंट रोल है इन फॉल्ट करंट, है ना, क्योंकि ये मोटर जस्ट आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट ये एज ए सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेट करने लगता है. तो इन दोनों मोटर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे आफ्टर फॉल्ट. ठीक है. These two motors have significant contribution in fault current, so cannot be neglected. समझ गए? इसीलिए आप देखते होंगे जब फॉल्ट एनालिसिस पढ़ते होंगे तो इस तरह का सिस्टम आपको दिखता होगा. ये जनरेटर है, जनरेटर तो रहेगा ही सिस्टम में, है ना, बिना जनरेटर के सप्लाई तो दे ही नहीं पाएंगे, तो फॉल्ट एनालिसिस क्या करेंगे?
यहाँ पे देखे होंगे आप मोटर्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ये सारे मोटर्स हैं, है ना। तो मोटर में जनरली हम अज्यूम करते हैं कि सिंक्रोनस मोटर ही होगा फॉर एनालिटिकल पर्पस, एनालिसिस के लिए, जिससे कि हमको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए सिस्टम में। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आपको दिखे तो आपको ये नहीं सोचना है कि बोला जाता है सिस्टम एट नो लोड बिफोर फॉल्ट, लेकिन ये मोटर्स तो हमेशा कनेक्टेड हैं इससे, ये तो लोड ही है ऑब्वियसली, कोई सा भी मोटर है वो तो लोड ही रहेगा सिस्टम के लिए। तो ये लोड कनेक्टेड होने के बाद भी हम लोग कहते हैं कि सिस्टम एट नो लोड बिफोर द फॉल्ट। तो ये इसका मतलब क्या है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। होप आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ डू मैसेज इन कमेंट बॉक्स, आई कैन हेल्प यू, है ना। तो आप इसको आप देखिए, और अगला जो आगे जो लेक्चर होगा जिसमें हम जब एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, तो उसमें हम इसका यूज करेंगे, राइट। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।